तो ये तस्वीरें उड़ीसा के पुरी से, जहां प्रधानमंत्री का आज रोड शो है। और उड़ीसा की भी अगर हम बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव भी हैं और साथ ही साथ आज भी कई अहम सीटें हैं जिन पर आज मतदान होना है। उड़ीसा की 5 अहम सीटें हैं जहां पर आज लोकसभा 2024 के इस जनादेश के लिए भी वोटिंग की जाएगी। और आप प्रधानमंत्री के इस रोड शो में लोगों का हुजूम देख सकते हैं, किस तरह से प्यार करने के लिए प्रधानमंत्री को, उनकी आवभगत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बिल्कुल, और इस रोड शो में आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लगातार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। आंचल, किसी भी राज्य की बात की जाए और उड़ीसा के जब पुरी की हम बात करते हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये, और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से 4 धामों में इसका नाम आता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत अहम सीटें हैं 5, जहां आज लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। सुंदरगढ़ सीट, जुएल ओराम मौजूदा सांसद हैं, यहाँ खड़े हैं, और दिलीप तिर्के जिन्हें टिकट दिया है बीजेडी ने, वो उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ये रोड शो उससे ज़्यादा रोमांचक। और हमारे साथ इस अहम रोड शो पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम पुरी की बात करते हैं तो 4 धामों में पुरी का नाम आता है। उस लिहाज से आज का ये रोड शो, जिस तरह से ये हुजूम यहाँ पर हम देख रहे हैं पब्लिक का, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं एक बदलाव का अंदेशा। और अगर आप ये देखिए कि आज का ये भव्य रोड शो का आयोजन इस वक्त हो रहा है जब देश में 5वें फेज का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग का आज लोगों से अपील की है कि आप जहां भी वोट कर रहे हो रिकॉर्ड नंबर से वोट करें, लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपना योगदान दें। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री का ये रोड शो, ये भव्य रोड शो जब आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं और जब देखते हैं जगन्नाथ धाम के साथ में पीएम मोदी का ये सुबह सुबह आज समुद्र से निकली हुई पहली किरण जब जगन्नाथ मंदिर की उस शोभा में बढ़ाती हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निहारती हुई जब किरणें निकलती है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा भव्यता का दृश्य कोई हो नहीं सकता। तो ये है कि एक तो जगन्नाथ धाम, जिसमें आजकल बता रही थी कि ये 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप कह सकते हैं कि वहां अगर मोदी सुबह सुबह के इस यात्रा में है और उस यात्रा में जहाँ से रथ यात्रा ही पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज सुबह सुबह की ये छवि जो है वो एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक दिन भी है जब ये 5वें फेज का ये चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र इस महा उत्सव को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी जनभागीदारी जो है वो भी एक सुनिश्चित करना उनका एक कर्तव्य होता है। अच्छा जी बिल्कुल विनोद, ना सिर्फ जो भागीदारी सुनिश्चित करने की अगर बात की जाए और ख़ासतौर से अगर देखा जाए इस रोड शो की हम बात करें, तो आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ पर ना सिर्फ लगातार जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस तरीके की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए।
अगाड़ों के साथ साथ यहाँ स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ें हमने सुनी, करतल ध्वनि के साथ एक बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत जो है, और उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण है वो भी लगातार यहाँ रहा। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब पूरी सीट की खास तौर से बात की जाए, ना सिर्फ पूरी बल्कि ओडिशा की जो और भी सीटें हैं, अब तक माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी बदलाव जो है राजनीतिक रूप से उसमें देखने को मिलेगा। और अक्सर हमने देखा है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो रहा है वहाँ से ना सिर्फ जो वोटिंग प्रतिशत है, जो मतदाता हैं वो तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव की बयार है कहीं ना कहीं इस रोड शो के साथ मिलते हुए नजर आती है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो जो है, कम से कम आप इस बात के हम लोग गवाह हैं और साक्षी है, जब लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि लोगों के साथ एक सीधा संवाद। विनोद जी, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जितना हम समझ पाए वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो खुद वहाँ पर साक्षी हैं, तो वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जिस पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हुजूम देखकर समझ सकते हो। और इस बार अगर हमने देखा मुकुल, तो ख़ास तौर पर कई चुनावी जनसभाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई हैं, और उस लिहाज से बीजेडी की अगर बात की जाए तो उसे घेरने की कोशिश भी की गई कई मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो ओडिशा अस्मिता जो था बनाम, ये बहुत अहम मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिल्कुल आंचल, लेकिन खासतौर से इस रोड शो की बात की जाए, हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही थी, यहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं इस रोड शो का, और साथ ही साथ जो लोग हैं ना सिर्फ दोनों तरफ सड़कों के छोर पे नजर आए, बल्कि जो इमारतें हैं आसपास उनकी छतों पर भी नजर आए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसी ऊर्जा से लबरेज जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर नजर आता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री को एक जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर देख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हर चुनावी जनसभा में किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का हमेशा से वैसे तो अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन आधी आबादी की जो मुखर आवाज़, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आए, और यही आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर है जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ इस रोड शो में आपने ध्वनि के साथ सुना, करतल ध्वनि के साथ सुना कि किस तरह से लोग जब जानते हैं कि आज काफ़ी अहम दिन है दो लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं ओडिशा में, क्या वहाँ पर बदलाव होता है नहीं, इसका फैसला भी जनता को करना है। और लोकसभा 2024 की जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो आज 5 अहम सीटें हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़, बुलंगीर, कंधमाल और अस्का शामिल हैं। जी बिल्कुल, इन सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीटें बचती हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से इस रोड शो की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, और उसके साथ साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसकी भी झलक इस रोड शो में हमें यहाँ देखने को मिली, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं उनके बारे में। और ख़ासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते वहाँ पर कुछ नहीं होता। विनोद जी, अगर देखा जाए तो शायद जगन्नाथ जी की ही इच्छा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ये जो भव्य रोड शो है ये भी आज हमें देखने को मिला। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि संबित पात्रा का पिछला चुनाव भी जो था मात्र 11,000 वोट से संबित पात्रा यहाँ चुनाव हारे थे। जी, और ये चुनाव संबित पात्रा के लिए वही चुनाव है जो कभी अमेठी में स्मृति ईरानी का रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि संबित पात्रा चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उसके बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया और लगातार टीवी में काम करते रहे। जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जनता आपको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार जनता। चलिए, अजय हमारे साथ मौजूद हैं, अजय मिश्र हमारे सहयोगी। अजय, अगर बात की जाए बीजेडी की, तो एक बहुत बयान जो चर्चा में रहा वो ये था एक्सपायरी डेट को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जहां ओडिशा की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी जनसभाओं में सवाल उठाए हैं। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस रोड शो में, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इसे?
देखिए आंचल, पूरे देश में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसमें उड़ीसा में होने वाला चुनाव शायद सबसे दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी बीजेडी जिनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, बहुत जी। सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी और बीजेडी में भले ही आपको इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता दिख रही हो, लेकिन बीजेडी कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती आई है, पूरे 10 साल समर्थन करती आई है। और आपने एक भी बयान बीजेडी का ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके चुनाव की मजबूरी होती है कि जब भी उनको इलेक्शन फाइट करना होता है तो उनको राज्य में जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ता है। जी। तो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिद्वंदिता में उतरना पड़ा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और ये सवाल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देना चाहिए। आप देखिए इस वक्त उड़ीसा में आज जब 20 मई है तो 5 लोकसभा सीटों के लिए और 35 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये मुद्दा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए ये जरूरी है ये चुनाव विधानसभा के लोकसभा के एक साथ हों। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि सारे मुख्यमंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के अगले 5 साल केवल और केवल विकास की बात करें। आप देखिए ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का तो कार्यक्रम है ही है। जगन्नाथ भगवान को लेकर के जो आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राउरकेला में आप देखिए गृह मंत्री हैं हेमा मालिनी जी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बना रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत तेज तर्राक लीडर माने जाते हैं, रेलवे को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, वो भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने लिए बीजेपी फाइट कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेडी का जो भी लॉस है, बीजू जनता दल का जो भी लॉस होगा वो बीजेपी का ही गेन है, क्योंकि जमीन पर कहीं दूसरे दल कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। और ये भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस वक्त भले ही आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बीजेपी और बीजेडी, लेकिन केंद्र में आप दोनों को एक दूसरे का सहयोगी मानकर। लेकिन अजय, क्या मान सकते हैं 2014 और 2019 में जिस ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको मजबूत जनाधार इस बार आप 2024 में देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कि बीजेडी ने कई मुद्दों पर हालांकि केंद्र में सपोर्ट किया है भाजपा की अगर बात करें, लेकिन लंबा समय है और क्या जो वहां की जनता है वो बदलाव की एक्सपेक्टेशन के साथ है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बयानों को बहुत ही बारीकी से समझिए। और जब उन्होंने ये कहा कि हम विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हमने 2047 तक का रोड मैप बना लिया है, तो 2047 के रोड मैप में जो सबसे बड़े स्तंभ है विकसित भारत के मुकुल और आंचल, वो ईस्टर्न इंडिया का विकास है। क्योंकि वेस्ट इंडिया का विकास हो चुका है जिसमें तमिलनाडु और गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं जो $1 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे ऐसे राज्य जो कि पूर्वी इलाके में है भारत के, उनका आसाम ये सब लेकर के उनका विकास नहीं हो पाया जब तक वो विकास की धारा में शामिल। यानी विकास के जो मुद्दे हैं वो तो काफी अहम है ही अजय, लेकिन विनोद जी आपसे भी जानना चाहूंगा, ना सिर्फ विकास का जो मुद्दा है उस पर तो शायद एक सहमति जो है वो नजर आ सकती है बीजेपी बीजेडी में, लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि चुनावी समर चल रहा है, इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदिता जो है वो जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल रही है, और खासतौर से इस रोड शो का जो असर है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ये रोड शो के साथ में अगर हम थोड़ी सी उड़ीसा के सियासत की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे के आप देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यहाँ साथ हो रहे हैं और उस चुनाव में वहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेडी है। कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैदान से बाहर है। आप ये पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 रैलियां की हैं उड़ीसा के अलग अलग कंस्टिट्यूंसी पे, अलग अलग जगह पे। और जब प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि 10 जून को हम आपको अपने नए चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस इसलिए है कि आप पिछले 2019 का इलेक्शन आप ये देखिए,
तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेडी के उस चुनाव में बीजेडी से बीजेपी मात्र 4% के उसके परसेंटेज में उसकी कमी थी, और सिर्फ 4% के स्विंग से विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 111 सीटें ली थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पे 23 सीटें पे आई थी। लेकिन एमपी के में देखिए कि वहां उड़ीसा ने 8 बीजेपी के एमपी को उड़ीसा से चुन के भेजा था जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उड़ीसा के लोग जानते हैं कि मोदी कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, उड़ीसा के लिए, तो वो कम से कम बीजेपी एमपी को चुनने पे कभी विनोद जी क्या आप ये मानते हैं कि इस बार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनना तय है? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये साख बचाने की बात बीजेडी के लिए भी है, तो अगर जो भी कोई चुनावी परिणाम आता है, अगर बीजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो 20 वर्षों से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है नवीन पटनायक, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनेगा। शानदार सवाल पूछा है आपने। दोनों के लिए रिकॉर्ड ये है कि आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर जेडी पटनायक के परिवार से नवीन पटनायक होंगे जो लगातार 5 बार चुनाव जीत करके चीफ मिनिस्टर बनते रहे, और ये 6वीं बार वो चीफ मिनिस्टर के इस बनने के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें खास बात ये है कि नवीन पटनायक बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने सभाओं में कहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में एक सुपर चीफ मिनिस्टर आ गया है, यंग मैन जिसका जिक्र किया गया, सीधे सीधे लोगों को बताते हैं कि सीएम नवीन पटनायक अब काम करने की स्थिति में नहीं है। अब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट या पीए जो थे पांड्या साहब, वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। तो ये चीजें जो है वो बीजेपी को एक ये मौका देता है कि कम से कम लीडरशिप के मामले में अगर आप देखें तो ट्राइबल लीडर के साथ साथ नॉन ट्राइबल लीडर बीजेपी के एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी टीम है, जिसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी कहते हैं कि आपको हम उड़ीसा के ही बहुत ही कुशल स्किल्ड सीएम आपको हम देने जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक के पिछले 24 साल के शासन में अगर एक नया सीएम का फेस आता है जो उड़ीसा को एक डबल इंजन सरकार के रूप में जो और स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है, ये मौका अगर उड़ीसा को मिलता है तो शायद एक बीमारू स्टेट से जो उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीब राज्य है, तो शायद उसको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप रोड शो में लोगों की लंबी कतारें सुबह सुबह का देख रहे हैं, अभी लोग और बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रोचक ये है, विनोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 2009 की अगर बात की जाए तो बीजेडी बीजेपी की जूनियर पार्टी के रूप में यहाँ काम करती थी। अजय, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ये समझना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए हमने बीजेडी का जो ये सियासी समीकरण है वो बदलते हुए देखा, क्योंकि ओडिशा में अश्विनी वैष्णव का समर्थन करती हुई नजर आई बीजेडी, ना तो वो घटक दलों में आती है फिर भी। अजय, बहुत सारे मुद्दों पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया है, और अश्विनी वैष्णव जो कि राज्यसभा के लिए उड़ीसा से आए, वो आज स्वयं बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेडी के खिलाफ, वो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा देती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो जगन्नाथ भगवान जी का रोड कॉरिडोर जो कि इसी जनवरी में बनाया गया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 17 जनवरी को ये जगन्नाथ का परिक्रमा कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये दोनों चीजें ही सनातन को आगे लेकर के जाती हैं। इस चीज को समझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जमीन पर भले ही ये दोनों दल प्रतिद्वंदिता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही सनातन के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और केवल परिक्रमा पथ ही नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं उड़ीसा में जिनका जीर्णोद्धार करने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है। और राज्यों के तौर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा शायद उन चंद राज्यों में से होगा जो इस तरह के पुनरुद्धार की बात कर रही है। उसमें केवल मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं है, अलग अलग जो संस्थान, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के संस्थान हैं, उनका पुनरुद्धार शामिल है। उड़ीसा में अगर हम इकोनॉमिक तौर पर बात करें आंचल, तो ये उड़ीसा एक सरप्लस राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि ये एक बीमारू राज्य में गिना जाता था, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केंद्र की योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनको रोक रही है, और
उसमें एक रोड़ा बन करके उभर रही है या फिर अपने ठप्पे के साथ उन योजनाओं को लागू कर रही है? क्या इन बातों को जनता समझेगी? या प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं इस बात को समझा पाएंगे कि ठीक है, सभी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर विकास के ही कार्य होते हैं, लेकिन वाकई विकास कौन चाहता है? और क्या जो ये लगातार 5 बार का जो इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता नवीन बाबू ने, जी वो छठी बार अजय, लेकिन चुनावी मुद्दों के अलावा जब जैसा आपने कहा कि जो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर से जो आस्था विश्वास की हम बात करें, वो भी इस चुनाव में अहम हम मान सकते हैं, खासतौर से पूरी की बात की जाए तो। रुपए का प्रोजेक्ट है परिक्रमा मार्ग में, और बिना किसी दिक्कत के वहां के लोगों को जो सैकड़ों साल से भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के आसपास रह रहे थे, उनको उचित मुआवजा देकर के उनके सभी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से राम मंदिर में किया गया कि उनको रिप्लेसमेंट किया गया, उनको उचित स्थान दिया गया, मुआवजा दिया गया और सभी का सम्मान किया गया कि भाई आपने श्री मंदिर के लिए इस भूमि का दान किया है। और अब श्री मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 80 लाख लोग जो उड़ीसा में आते हैं भगवान श्री मंदिर और लिंगेश्वर जैसे और कोणार्क जैसे जो ट्रायंगल कहा जाता है, आध्यात्मिक ट्रायंगल उड़ीसा का पुरी बीच के साथ में, वहां के दर्शन के लिए आते हैं 80 लाख लोग, जो कि परिक्रमा मार्ग के बाद ये कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये उड़ीसा को एक नए रूप में प्रोजेक्ट करना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यही तो जो उड़िया कहते हैं ना कि उड़िया गौरव के लिए बहुत जरूरी है। अजय, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस पर एक टेक हम विनोद जी का। विनोद जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेडी को, यहाँ पर आधी आबादी या फिर महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं उड़ीसा में और करीबन 6 लाख से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर इन वोटर्स को साधने की भी रहेगी। विनोद जी, आगे बढ़ाता हूं कि उड़ीसा का यूनिकनेस को आप ये समझिए कि जब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में खास करके बिहार यूपी में आप जिस तरह से जातिगत राजनीति का बोलबाला देखते हैं, उसके साथ में अगर आप उड़ीसा को देखें तो ये आपको एक कमाल का एक उड़ीसा का रहा है लोगों की अपनी एक लोकतंत्र के प्रति, कि लोगों ने यहाँ जात पात और ये कास्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं माना है। आप उम्मीद कर सकते हैं इस राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, कि वहाँ पटनायक समाज के लोग अगर आप कहें तो कास्ट इक्वेशन में सबसे कम संख्या में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नवीन पटनायक अगर 24 साल से लगातार सीएम है तो ये माना जाएगा कि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वेलफेयर स्कीम जो है उसको लोगों ने सराहा है। रही बात जो बीजेपी के साथ में जो उनका अपना एक कंटेस्ट है, वो कभी भी सेंटर में खास करके मोदी को विरोध करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जब पहला चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। 2000 में बीजेपी और बीजेडी ने साथ साथ चुनाव लड़के पूरे कांग्रेस के वहां पे एक तरह से सत्ता का जो एक लंबा सिलसिला था उसको खत्म किया था, और इसमें बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपोजिशन में एक नीतिगत फैसले पे एक सकारात्मक सहयोग देते हुए आप राज्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी वहां एक तरह से नवीन पटनायक के घोर विरोधी के रूप में है। आज अगर कांग्रेस की हालत आप ये देखिए कि उनको कायदे का आप पूरी में ही आप ले लीजिए कि कांग्रेस के जो एमपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना ये नॉमिनेशन वापस ले लिया था। तो 3-4 ऐसे जगह आप देखें, जैसे आप इंदौर का देखें, जैसे आप सूरत का देखें, उसी तरह से पूरी भी नाम आया था उस पे कि कैंडिडेट ने यह आरोप लगा के कांग्रेस के नेतृत्व पे यह आरोप लगाया था कि इतना लंगर व्यवस्था कांग्रेस की है, जो एक सीट नहीं कोई जीत सकता, तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले देती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और पूरी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। तो कमोबेश ये स्थिति जो कांग्रेस ने वहां बनाई है, तो एक तरह से तो विनोद जी क्या ये मान सकते हैं? अब ये लड़ाई, एक मिनट में पूरी कर दूं, ये लड़ाई जो है अब सीधे सीधे बीजेपी और बीजेडी में है, और बीजेपी और बीजेडी में जो ये राइवलरी है वो सीधे सीधे असेंबली के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में
ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के लिए है। बिल्कुल। इसमें अभी कोई दोस्ती नहीं है, ये सीधी लड़ाई है। और जी लोगों बिल्कुल, के ये सामने क्योंकि में चुनावी बीजेपी मैदान और में जब बीजेडी अपने प्रतिद्वंदी होते हैं। बहुत अहम बात की और इसी पर एक टेक आपका ये भी विनोद जी, आप बेहतर बता पाएंगे राजनीतिक समझ के लिहाज से कि इंडी गठबंधन से जो दूरी दिखाई है बीजेडी ने, इसका सियासी मतलब क्या यही है कि वो बीजेपी को कोई एक मौका नहीं देना चाहते कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए उड़ीसा में? क्या आप ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन पटनायक का ये लास्ट अपना एक टेन्योर का वो ये चाहते हैं कि उड़ीसा में उनका जो एक चला है उसको नवीन पटनायक अपने किसी बेटे भतीजे और परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है इस सत्ता की राजनीति में। वो भी एक तरह से वहाँ एक आदर्श है। लेकिन अब सवाल है कि नवीन पटनायक पिछले 4-5 सालों से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये उनके एक्टिव नहीं रहने का खामियाजा वहाँ की जनता और डेवलपमेंट के कामों में पड़ता है, जिसको लोग एहसास कर रहे हैं। तो वहाँ एक कुशल नेतृत्व देने के लिए, युवा नेतृत्व देने के लिए बीजेपी के पास ये मौका है। और लोगों के बीच में जब बीजेपी एक कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व को सामने ला के खड़ी है, तो जाहिर सी बात है जनता एक अल्टरनेट के रूप में बीजेपी को देखती है। तो बीजेपी अभी भी अपोजिशन में है और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी अपने चीजों को, डेवलपमेंट के चीजों में भले ही बीजेडी को सहयोग देता रहो, लेकिन फ्रंट पे लोगों के लिए बीजेपी वहां हमेशा नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ में लड़ती रही है। तो जी, यानी एक मजबूत स्थिति जो है बीजेपी को इस चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही मजबूत स्थिति जो है बीजेपी की यहाँ नजर भी आ रही है। और खासतौर से अजय, जब हम पुरी की बात करते हैं तो अमूमन रथ यात्रा जो यहाँ आयोजित होती है उसमें इस तरह का श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज इस रोड शो में भी हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं। और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है, तो उड़ीसा में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और क्या ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जी, वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ उसका फल दे पाएगी, वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हों तो कुछ न कुछ जनता बदलाव जरूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो अभी विपक्षीय लड़ाई है जो बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे, लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं जो एक किसी भी राज्य की जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं या कैसे वहाँ मुनाफा हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार हम देख सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। और ये चुनौती बहुत अहम है क्योंकि विकास बनाम विकास है। हमने देखा कि किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस नीति, जब आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं नवीन पटनायक सरकार की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपना कार्यकाल रहा है केंद्र की राजनीति में जीरो टॉलरेंस लेकर कई मुद्दों पर, तो यहाँ पर यह भी बहुत अहम है कि विकास बनाम विकास बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाहे वो उड़ीसा में साइक्लोन प्रभावित इलाकों का रिस्टोरेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर
विकास की धारा को उन इलाकों तक पहुंचाने की जो अभी तक हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कालाहांडी, कांधामाल जैसे ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। तो कैसे विकास की कहानी को आप हरामुखास तक पहुंचाएं, यही राज्य और केंद्र के स्तर पर जी सबसे सुंदर खूबसूरत चीज तो ये है कि एक तो जगन्नाथ धाम, जिसमें आजकल बता रही थी कि ये 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप कह सकते हैं कि वहां अगर मोदी सुबह सुबह के इस यात्रा में है और उस यात्रा में जहाँ से यात्रा ही पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज सुबह सुबह की ये छवि जो है वो एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक दिन भी है जब ये 5वें फेज का ये चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र इस महा उत्सव को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी जनभागीदारी जो है वो भी एक सुनिश्चित करना उनका एक कर्तव्य होता है। अच्छा जी बिल्कुल विनोद, ना सिर्फ जो भागीदारी सुनिश्चित करने की अगर बात की जाए और ख़ास तौर से अगर देखा जाए इस रोड शो की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी यहाँ पर ना सिर्फ लगातार जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए।
नगाड़ों के साथ साथ यहाँ स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ें हमने सुनी, करतल ध्वनि के साथ एक बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत जो है, और उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण है वो भी लगातार यहाँ रहा। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब पूरी सीट की खास तौर से बात की जाए, ना सिर्फ पूरी बल्कि ओडिशा की जो और भी सीटें हैं, अब तक माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी बदलाव जो है राजनीतिक रूप से उसमें देखने को मिलेगा। और अक्सर हमने देखा है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो रहा है वहाँ से ना सिर्फ जो वोटिंग प्रतिशत है, जो मतदाता हैं वो तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव की बयार है कहीं ना कहीं इस रोड शो के साथ मिलते हुए नजर आती है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो जो है, कम से कम आप इस बात के हम लोग गवाह हैं और साक्षी हैं, जब लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि लोगों के साथ एक सीधा संवाद। विनोद जी, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जितना हम समझ पाए वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो खुद वहाँ पर साक्षी हैं, तो वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जिस पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हुजूम देखकर समझ सकते हो। और इस बार अगर हमने देखा मुकुल, तो ख़ास तौर पर कई चुनावी जनसभाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई हैं, और उस लिहाज से बीजेडी की अगर बात की जाए तो उसे घेरने की कोशिश भी की गई कई मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो ओडिशा अस्मिता जो था बनाम, ये बहुत अहम मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिल्कुल आंचल, लेकिन खासतौर से इस रोड शो की बात की जाए, हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही थी, यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं इस रोड शो का, और साथ ही साथ जो लोग हैं ना सिर्फ दोनों तरफ सड़कों के छोर पे नज़र आए, बल्कि जो इमारतें हैं आसपास उनकी छतों पर भी नज़र आए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसी ऊर्जा से लबरेज जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर नजर आता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री को एक जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर देख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हर चुनावी जनसभा में किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का हमेशा से वैसे तो अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन आधी आबादी की जो मुखर आवाज़, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आएँ, और यही आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर है जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ इस रोड शो में आपने ध्वनि के साथ सुना, करतल ध्वनि के साथ सुना कि किस तरह से लोग जब जानते हैं कि आज काफ़ी अहम दिन है दो लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं ओडिशा में, क्या वहाँ पर बदलाव होता है नहीं, इसका फैसला भी जनता को करना है। और लोकसभा 2024 की जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो आज 5 अहम सीटें हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और अस्का शामिल हैं। जी बिल्कुल, इन सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीटें बचती हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से इस रोड शो की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, और उसके साथ साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसकी भी झलक इस रोड शो में हमें यहाँ देखने को मिली, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं उनके बारे में। और ख़ासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते वहाँ पर कुछ नहीं होता। विनोद जी, अगर देखा जाए तो शायद जगन्नाथ जी की ही इच्छा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ये जो भव्य रोड शो है ये भी आज हमें देखने को मिला। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि संबित पात्रा का पिछला चुनाव भी जो था मात्र 11,000 वोट से संबित पात्रा यहाँ चुनाव हारे थे जी। और ये चुनाव संबित पात्रा के लिए वही चुनाव है जो कभी अमेठी में स्मृति ईरानी का रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि संबित पात्रा चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उसके बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया और लगातार पूरी में काम करते रहे। जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जनता आपको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार जनता, चलिए अजय हमारे साथ मौजूद हैं, अजय मिश्र हमारे सहयोगी। अजय, अगर बात की जाए बीजेडी की, तो एक बहुत बयान जो चर्चा में रहा वो ये था एक्सपायरी डेट को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जहां ओडिशा की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी जनसभाओं में सवाल उठाए हैं। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस रोड शो में, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इसे?
देखिए आंचल, पूरे देश में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसमें उड़ीसा में होने वाला चुनाव शायद सबसे दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी, बीजेडी जिनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, बहुत जी। सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी और बीजेडी में भले ही आपको इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता दिख रही हो, लेकिन बीजेडी कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती आई है, पूरे 10 साल समर्थन करती आई है। और आपने एक भी बयान बीजेडी का ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके चुनाव की मजबूरी होती है कि जब भी उनको इलेक्शन फाइट करना होता है तो उनको राज्य में जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ता है। जी। तो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिद्वंदिता में उतरना पड़ा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और ये सवाल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देना चाहिए। आप देखिए इस वक्त उड़ीसा में आज जब 20 मई है तो 5 लोकसभा सीटों के लिए और 35 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये मुद्दा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए ये जरूरी है ये चुनाव विधानसभा के लोकसभा के एक साथ हों। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि सारे मुख्यमंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के अगले 5 साल केवल और केवल विकास की बात करें। आप देखिए ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का तो कार्यक्रम है ही है। जगन्नाथ भगवान को लेकर के जो आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राउरकेला में आप देखिए गृह मंत्री हैं हेमा मालिनी जी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बना रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत तेज तर्राक लीडर माने जाते हैं, रेलवे को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, वो भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने लिए बीजेपी फाइट कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेडी का जो भी लॉस है, बीजू जनता दल का जो भी लॉस होगा वो बीजेपी का ही गेन है, क्योंकि जमीन पर कहीं दूसरे दल, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। और ये भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस वक्त भले ही आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बीजेपी और बीजेडी, लेकिन केंद्र में आप दोनों को एक दूसरे का सहयोगी मानकर। लेकिन अजय, क्या हम मान सकते हैं 2014 और 2019 में जिस ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको मजबूत जनाधार इस बार आप 2024 में देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कि बीजेडी ने कई मुद्दों पर हालांकि केंद्र में सपोर्ट किया है भाजपा की अगर बात करें, लेकिन लंबा समय है और क्या जो वहां की जनता है वो बदलाव की एक्सपेक्टेशन के साथ है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बयानों को बहुत ही बारीकी से समझिए। और जब उन्होंने ये कहा कि हम विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हमने 2047 तक का रोड मैप बना लिया है, तो 2047 के रोड मैप में जो सबसे बड़े स्तंभ है विकसित भारत के, मुकुल और आंचल, वो ईस्टर्न इंडिया का विकास है। क्योंकि वेस्ट इंडिया का विकास हो चुका है जिसमें तमिलनाडु, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं जो $1 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे ऐसे राज्य जो कि पूर्वी इलाके में है भारत के, उनका आसाम, ये सब लेकर के उनका विकास नहीं हो पाया जब तक वो विकास की धारा में शामिल। यानी विकास के जो मुद्दे हैं वो तो काफी अहम है ही अजय। लेकिन विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, ना सिर्फ विकास का जो मुद्दा है उस पर तो शायद एक सहमति जो है वो नजर आ सकती है बीजेपी बीजेडी में, लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि चुनावी समर चल रहा है, इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदिता जो है वो जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल रही है, और खासतौर से इस रोड शो का जो असर है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये रोड शो के साथ में अगर हम थोड़ी सी उड़ीसा की सियासत की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे के आपने देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यहाँ साथ हो रहे हैं और उस चुनाव में वहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेडी है। कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैदान से बाहर है। आप ये पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 रैलियां की है उड़ीसा के अलग अलग कंस्टिट्यूंसी पे, अलग अलग जगह पे। और जब प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि 10 जून को हम आपको अपने नए चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस इसलिए है कि आप पिछले 2019 का इलेक्शन आप ये देखिए
तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेडी के उस चुनाव में बीजेडी से बीजेपी मात्र 4% के उसके परसेंटेज में उसकी कमी थी और सिर्फ 4% के स्विंग से विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 111 सीटें ली थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पे 23 सीटें पे आई थी। लेकिन एमपी के में देखिए कि वहां उड़ीसा ने 8 बीजेपी के एमपी को उड़ीसा से चुन के भेजा था जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उड़ीसा के लोग जानते हैं कि मोदी कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, उड़ीसा के लिए, तो वो कम से कम बीजेपी एमपी को चुनने पे कभी विनोद जी क्या आप ये मानते हैं कि इस बार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनना तय है? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये साथ बचाने की बात बीजेडी के लिए भी है, तो अगर जो भी कोई चुनावी परिणाम आता है, अगर बीजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो 20 वर्षों से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है नवीन पटनायक, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनेगा। शानदार सवाल पूछा है आपने। दोनों के लिए रिकॉर्ड ये है कि आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर जेडी पटनायक के परिवार से नवीन पटनायक होंगे जो लगातार 5 बार चुनाव जीत करके चीफ मिनिस्टर बनते रहे और ये 6वीं बार वो चीफ मिनिस्टर के इस पे बनने के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें खास बात ये है कि नवीन पटनायक बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने सभाओं में कहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में एक सुपर चीफ मिनिस्टर आ गया है, यंग मैन जिसका जिक्र किया गया, सीधे सीधे लोगों को बताते हैं कि सीएम नवीन पटनायक अब काम करने की स्थिति में नहीं है। अब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट या पीए जो थे पांड्या साहब, वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। तो ये चीजें जो है वो बीजेपी को एक ये मौका देता है कि कम से कम लीडरशिप के मामले में अगर आप देखें तो ट्राइबल लीडर के साथ साथ नॉन ट्राइबल लीडर बीजेपी के एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी टीम है, जिसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी कहते हैं कि आपको हम उड़ीसा के ही बहुत ही कुशल स्किल्ड सीएम आपको हम देने जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक के पिछले 24 साल के शासन में अगर एक नया सीएम का फेस आता है जो उड़ीसा को एक डबल इंजन सरकार के रूप में जो और स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है, ये मौका अगर उड़ीसा को मिलता है तो शायद एक बीमारू स्टेट से जो उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीब राज्य है, तो शायद उसको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप रोड शो में लोगों की लंबी कतारें सुबह सुबह का देख रहे हैं, अभी लोग और बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रोचक ये है, विनोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 2009 की अगर बात की जाए तो बीजेडी बीजेपी की जूनियर पार्टी के रूप में यहाँ काम करती थी। अजय, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ये समझना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए हमने बीजेडी का जो ये सियासी समीकरण है वो बदलते हुए देखा, क्योंकि ओडिशा में अश्विनी वैष्णव का समर्थन करती हुई नजर आई बीजेडी, ना तो वो घटक दलों में आती है फिर भी। अजय, बहुत सारे मुद्दों पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया है और अश्विनी वैष्णव जो कि राज्यसभा के लिए उड़ीसा से आए, वो आज स्वयं बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेडी के खिलाफ वो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा देती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो जगन्नाथ भगवान जी का रोड कॉरिडोर जो कि इसी जनवरी में बनाया गया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 17 जनवरी को ये जगन्नाथ का परिक्रमा कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये दोनों चीजें ही सनातन को आगे लेकर के जाती हैं। इस चीज को समझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि जमीन पर भले ही ये दोनों दल प्रतिद्वंदिता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही सनातन के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और केवल परिक्रमा पथ ही नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं उड़ीसा में जिनका जीर्णोद्धार करने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है। और राज्यों के तौर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा शायद उन चंद राज्यों में से होगा जो इस तरह के पुनरुद्धार की बात कर रही है। उसमें केवल मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं है, अलग अलग जो संस्थान, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के संस्थान हैं, उनका पुनरुद्धार शामिल है। उड़ीसा में अगर हम इकोनॉमिक तौर पर बात करें आंचल, तो ये उड़ीसा एक सरप्लस राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि ये एक बीमारू राज्य में गिना जाता था और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केंद्र की योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनको रोक रही है और
उसमें एक रोड़ा बन करके उभर रही है या फिर अपने ठप्पे के साथ उन योजनाओं को लागू कर रही है? क्या इन बातों को जनता समझेगी? या प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं इस बात को समझा पाएंगे कि ठीक है, सभी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर विकास के ही कार्य होते हैं, लेकिन वाकई विकास कौन चाहता है? और क्या जो ये लगातार 5 बार का जो इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता नवीन बाबू ने, वो छठी बार अजय, लेकिन चुनावी मुद्दों के अलावा जब जैसा आपने कहा कि जो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर से जो आस्था विश्वास की हम बात करें, वो भी इस चुनाव में अहम हम मान सकते हैं, खासतौर से पुरी की बात की जाए तो। रुपए का प्रोजेक्ट है परिक्रमा मार्ग में, और बिना किसी दिक्कत के वहां के लोगों को जो सैकड़ों साल से भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के आसपास रह रहे थे, उनको उचित मुआवजा देकर के उनके सभी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से राम मंदिर में किया गया कि उनको रिप्लेसमेंट किया गया, उनको उचित स्थान दिया गया, मुआवजा दिया गया और सभी का सम्मान किया गया कि भाई आपने श्री मंदिर के लिए इस भूमि का दान किया है। और श्री मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 80 लाख लोग जो उड़ीसा में आते हैं भगवान श्री मंदिर और लिंगेश्वर जैसे और कोणार्क जैसे जो ट्रायंगल कहा जाता है, आध्यात्मिक ट्रायंगल उड़ीसा का पुरी बीच के साथ में, वहां के दर्शन के लिए आते हैं 80 लाख लोग, जो कि परिक्रमा मार्ग के बाद ये कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये उड़ीसा को एक नए रूप में प्रोजेक्ट करना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यही तो जो उड़िया कहते हैं ना कि उड़िया गौरव के लिए बहुत जरूरी है। अजय, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस पर एक टेक हम विनोद जी का। विनोद जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेडी को, यहाँ पर आधी आबादी या फिर महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं उड़ीसा में और करीबन 6 लाख से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर इन वोटर्स को साधने की भी रहेगी। विनोद जी, आगे बढ़ाता हूं कि उड़ीसा का यूनिकनेस को आप ये समझिए कि जब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में खास करके बिहार यूपी में आप जिस तरह से जातिगत राजनीति का बोलबाला देखते हैं, उसके साथ में अगर आप उड़ीसा को देखें तो ये आपको एक कमाल का एक उड़ीसा का रहा है लोगों की अपनी एक लोकतंत्र के प्रति, कि लोगों ने यहाँ जात पात और ये कास्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं माना है। आप उम्मीद कर सकते हैं इस राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, कि वहाँ पटनायक समाज के लोग अगर आप कहें तो कास्ट इक्वेशन में सबसे कम संख्या में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नवीन पटनायक अगर 24 साल से लगातार सीएम है तो ये माना जाएगा कि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वेलफेयर स्कीम जो है उसको लोगों ने सराहा है। रही बात जो बीजेपी के साथ में जो उनका अपना एक कंटेस्ट है, वो कभी भी सेंटर में खास करके मोदी को विरोध करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जब पहला चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। 2000 में बीजेपी और बीजेडी ने साथ चुनाव लड़के पूरे कांग्रेस के वहां पे एक तरह से सत्ता का जो एक लंबा सिलसिला था उसको खत्म किया था, और इसमें बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपोजिशन में एक नीतिगत फैसले पे एक सकारात्मक सहयोग देते हुए आप राज्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी वहां एक तरह से नवीन पटनायक के घोर विरोधी के रूप में है। आज अगर कांग्रेस की हालत आप ये देखिए कि उनको कायदे का आप पूरी में ही आप ले लीजिए कि कांग्रेस के जो एमपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना ये नॉमिनेशन वापस ले लिया था। तो 3-4 ऐसे जगह आप देखें, जैसे आप इंदौर का देखें, जैसे आप सूरत का देखें, उसी तरह से पूरी भी नाम आया था उस पे कि कैंडिडेट ने यह आरोप लगा के कांग्रेस के नेतृत्व पे यह आरोप लगाया था कि इतना लचर व्यवस्था कांग्रेस की है, जो एक सीट नहीं कोई जीत सकता, तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले देती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और पूरी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। तो कमोबेश ये स्थिति जो कांग्रेस ने वहां बनाई है, तो एक तरह से तो विनोद जी हम क्या ये मान सकते हैं? ये लड़ाई, एक मिनट में पूरी कर दूं, ये लड़ाई जो है अब सीधे बीजेपी और बीजेडी में है, और बीजेपी और बीजेडी में जो ये राइवलरी है वो सीधे असेंबली के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में
ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के लिए है। बिल्कुल। इसमें अभी कोई दोस्ती नहीं है, ये सीधी लड़ाई है। और जी लोगों बिल्कुल, के ये सामने क्योंकि में चुनावी BJP मैदान और में जब BJD अपने-अपने प्रतिद्वंदी होते हैं। बहुत अहम बात की और इसी पर एक टेक आपका ये भी विनोद जी, आप बेहतर बता पाएंगे राजनीतिक समझ के लिहाज से कि इंडी गठबंधन से जो दूरी दिखाई है बीजेडी ने, इसका सियासी मतलब क्या यही है कि वो बीजेपी को कोई एक मौका नहीं देना चाहते कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए उड़ीसा में? क्या आप ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन पटनायक का ये लास्ट अपना एक टेन्योर का वो ये चाहते हैं कि उड़ीसा में उनका जो एक चला है उसको नवीन पटनायक अपने किसी बेटे भतीजे और परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है इस सत्ता की राजनीति में। वो भी एक तरह से वहाँ एक आदर्श है। लेकिन अब सवाल है कि नवीन पटनायक पिछले 4-5 सालों से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये उनके एक्टिव नहीं रहने का खामियाजा वहाँ की जनता और डेवलपमेंट के कामों में पड़ता है, जिसको लोग एहसास कर रहे हैं। तो वहाँ एक कुशल नेतृत्व देने के लिए, युवा नेतृत्व देने के लिए बीजेपी के पास ये मौका है। और लोगों के बीच में जब बीजेपी एक कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व को सामने ला के खड़ी है, तो जाहिर सी बात है जनता एक अल्टरनेट के रूप में बीजेपी को देखती है। तो बीजेपी अभी भी अपोजिशन में है और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी अपनी चीजों को, डेवलपमेंट के चीजों में भले ही बीजेपी को सहयोग देता रहो, लेकिन फ्रंट पे लोगों के लिए बीजेपी वहां हमेशा नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ में लड़ती रही है। तो जी, यानी एक मजबूत स्थिति जो है बीजेपी को इस चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही मजबूत स्थिति जो है बीजेपी की यहाँ नजर भी आ रही है। और खासतौर से अजय, जब हम पुरी की बात करते हैं तो अमूमन रथ यात्रा जो यहाँ आयोजित होती है उसमें इस तरह का श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज इस रोड शो में भी हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं। और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है, तो उड़ीसा में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और क्या ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जी, वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ उसका फल दे पाएगी, वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हों तो कुछ न कुछ जनता बदलाव जरूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो अभी विपक्षीय लड़ाई है जो बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे। लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं जो एक किसी भी राज्य की जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं या कैसे वहाँ मुनाफा हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार हम देख सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। और ये चुनौती बहुत अहम है जी, क्योंकि विकास बनाम विकास है। हमने देखा कि किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस नीति, जब आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं नवीन पटनायक सरकार की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपना कार्यकाल रहा है केंद्र की राजनीति में जीरो टॉलरेंस लेकर कई मुद्दों पर, तो यहाँ पर ये भी बहुत अहम है कि विकास बनाम विकास बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो उड़ीसा में साइक्लोन प्रभावित इलाकों का रिस्टोरेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर
विकास की धारा को उन इलाकों तक पहुंचाने की जो अभी तक हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कालाहांडी, कांधामाल जैसे ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। तो कैसे विकास की कहानी को आप आराम खास तक पहुंचाएं, यही राज्य और केंद्र के स्तर पर नीतियों के केंद्र में रहता है।